बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने माया के मैनिपुलेशन टूल्स को देखा और ये जाना कि इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हैं। वैसे तो ये तीनों मैनिपुलेशन टूल्स बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं, लेकिन अक्सर हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि जिनमें हमें बहुत ही एग्जैक्ट और प्रिसाइस मेजरमेंट के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव, रोटेट या स्केल करवाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर माया के ग्रिड में मौजूद ये तमाम लाइंस जिन जिन पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट्स माया की पैमाइश का एक यूनिट कहलाते हैं। और इस वक्त हमारे सीन में मौजूद ये स्फेयर 3D वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा दाएं जानिब बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर ले आऊँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपने मूव टूल से बिल्कुल इस पॉइंट की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कैमरा मूव करके देखा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये स्फेयर बिल्कुल भी ग्रिड के इस पॉइंट के एन ऊपर नहीं आया। मैं इसको थोड़ा सा और मूव करके इसको सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी वैसे देखने से तो मुझे यूं लग रहा है कि ये ग्रिड के इस पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको अपने टॉप व्यू वाले कैमरा में जाके देखूं तो फिर मुझे सही अंदाज़ा होगा कि ये ऑब्जेक्ट ग्रिड के इस पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में आया है या नहीं। तो चलिए अपने टॉप व्यू वाले कैमरा में जाकर देखते हैं। थोड़ा सा इसके करीब अपना कैमरा मूव करते हैं और मैंने 4 प्रेस किया। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अभी भी ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस पॉइंट के सेंटर में नहीं आया। इसको मैं थोड़ा सा और मूव करता हूँ और तकरीबन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन अगर मैं अपना कैमरा थोड़ा सा और करीब मूव करता हूँ तो एक मरतबा फिर हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल भी अभी सेंटर में नहीं आया। तो अब इसको थोड़ा सा और मूव करके देखते हैं। और जैसे ही हम मज़ीद करीब गए तो हमें एक मरतबा दोबारा ये अंदाज़ा हुआ कि अभी भी ये थोड़ा सा हिला हुआ है। तो यानी नतीजा ये निकला कि हम लोग चाहे जितना मर्ज़ी प्रिसाइसली अपने हाथों से चीज़ों को मूव, रोटेट या स्केल करने की कोशिश करें, इनमें हमेशा गलती की कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है। और ये कि हम लोग अपने हाथों से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइस मेजरमेंट के साथ मूव, रोटेट या स्केल नहीं कर सकते। यानी मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर अपने हाथ और अपने आँखों की मदद से नहीं लेके आ सकता, क्योंकि इसमें हमेशा गलती की गुंजाइश रहेगी। इसी तरह रोटेशन और स्केल के साथ भी मैं ये सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री रोटेट किया है या फिर इसको कितने सेंटीमीटर स्केल किया है। इन तमाम प्रिसाइस मेजरमेंट्स को हम लोग माया में 2 टूल्स के ज़रिए हासिल करते हैं, और ये वो 2 टूल्स हैं कि जिनके बारे में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपने इन 2 टूल्स के साथ पहले दिन से ही दोस्ती कर लेनी है। और उसकी वजह ये है कि अगली तमाम स्टेजेस में इंशाल्लाह ये टूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे, ख़ास तौर पर रिगिंग की स्टेज में। और ये दोनों स्पेशल टूल्स हैं चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर। अगर आप अपनी व्यू पोर्ट के दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर 3 टैब्स मौजूद हैं, जिनमें पहला है चैनल बॉक्स, दूसरा टैब है मॉडलिंग टूल किट, लेकिन इसको अभी हम नहीं देखेंगे। इससे अगले वाले टैब पर चलते हैं और ये है एट्रीब्यूट एडिटर। इसको ओपन करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है। देखने में तो चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनको समझना बहुत आसान है। चैनल बॉक्स को हम लोग 2 अल्फाज के साथ बेहतरीन तरीके से बयान कर सकते हैं, और वो 2 अल्फाज हैं टोटल कंट्रोल। यानी चैनल बॉक्स की मदद से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रिसाइस मेजरमेंट्स के साथ मूव, रोटेट या स्केल करवा सकते हैं। तो आइए चैनल बॉक्स पर ज़रा नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे स्क्रीन के राइट साइड पर ये वाला हिस्सा चैनल बॉक्स कहलाता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। चैनल बॉक्स में हमारे पास यहाँ सबसे ऊपर कुछ मेन्यूज़ हैं, और इन मेन्यूज़ में कुछ ऑप्शंस हैं कि जो इन चैनल्स के साथ रिलेटेड हैं। इसके नीचे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हो उसका नाम आता है। इस वक्त हमारी व्यू पोर्ट में एक पॉलीगॉन स्फीयर पड़ा है, और इसी की मुनासिबत से माया ने ऑटोमेटिकली इसका नाम पी स्फीयर 1 रख दिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर ना सिर्फ इसका नाम डिस्प्ले हो जाता है, बल्कि इसके कुछ चैनल्स भी डिस्प्ले हो जाते हैं कि जिनका ताल्लुक इसकी मूवमेंट, रोटेशन और स्केल के साथ है। इसके अलावा यहाँ नीचे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्प्ले होती हैं कि जिनको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। माया में जब भी हम लोग मॉडलिंग के लिए कोई नया ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ग्रिड के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर लैंड करता है।
और इसे अगर हम सेलेक्ट करके चैनल बॉक्स पर नज़र डालें तो इसके मूवमेंट और रोटेशन के चैनल्स की वैल्यूज़ हमेशा ज़ीरो होती हैं, जबकि स्केल के चैनल्स की वैल्यू कम से कम 1 होती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्केल की वैल्यूज़ को भी ज़ीरो कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन हमारी 3D वर्ल्ड में ज़रूर मौजूद होगा। इसलिए हमारे 3D ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है और इसको 1 से थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है, लेकिन इसको अगर आप ज़ीरो करते हैं तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। जैसे कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि चैनल बॉक्स हमें किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, रोटेशन और स्केल के ऊपर प्रिसाइज कंट्रोल देता है, और वो कंट्रोल हम लोग इन चैनल्स को इस्तेमाल करके अचीव करते हैं। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इस स्फीयर को इस पॉइंट के ऊपर से उठाया जाए और 1 यूनिट मूव करवा के यहाँ पर ले आया जाए, लेकिन ये काम करने में हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको इस पॉइंट के ऊपर लेके आते थे तो अपनी तरफ से तो हम लोग इसके ऊपर कर देते थे, लेकिन जब हम लोग प्रिसाइसली जाके इसको करीब से देखते थे तो हमें ये अंदाज़ा होता था कि ये अभी इसके सेंटर पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है। और जैसे ही हम लोग थोड़ा और जूम इन करते थे तो हमें दोबारा से अंदाज़ा होता था कि अभी भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर नहीं है। तो ये वाला काम मैन्युअली करने की सरदर्द लेने के बजाय हम लोग यही वाला टास्क चैनल बॉक्स से परफॉर्म करके देखते हैं। तो एक मरतबा फिर मैं इस फेयर को वापस अपनी जगह पर ले आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको एक्स में, यानी कि इसके दाएं जानिब 1 यूनिट मूव करवाया जाए। तो मैं अपने चैनल बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स में 1 का डिजिट टाइप करके एंटर कर दूंगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्फीयर एग्जैक्टली एक पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि अपने दाएं जानिब मूव कर गया है। तो इसे हम लोग जितना मर्जी जूम इन कर लें ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में ही रहेगा, जिसका मतलब है कि ये स्फीयर यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 1 यूनिट मूव किया है और ये इस यूनिट के बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो गया है। बाय द वे, अगर माया के यूज़र इंटरफेस के राइट साइड पर चैनल बॉक्स का टैब शो नहीं हो रहा तो यहाँ अपर राइट कॉर्नर में जाइए और ये वाला बटन प्रेस कीजिए। ये वाला बटन प्रेस करते साथ ही यहाँ पर चैनल बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो आइए अब चैनल बॉक्स को इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और इनको मूव, रोटेट और स्केल करते हैं। पिछली एग्जांपल में हमने अपने ऑब्जेक्ट को राइट साइड पर, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में 1 यूनिट के फासले पर मूव करवाया था, यानी कि वो यहाँ पर आया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इसको 4 यूनिट्स के फासले पर मूव करवाऊँ। तो अगर हम यहाँ 0 से गिनना शुरू करें तो ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा और ये चौथा। यानी कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ चैनल बॉक्स में ट्रांसलेट एक्स में 4 की वैल्यू एंटर करूँ तो मेरी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पॉइंट पर आना चाहिए। तो मैंने वैल्यू तो टाइप कर दी है, अब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ और बिल्कुल वही हुआ कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल 4 यूनिट्स के फासले पर पहुँच चुका है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से इसकी वैल्यू को यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो आप गेस कर सकते हैं कि क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाएगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 0 की वैल्यू तो मैंने इसमें टाइप कर दी है और अब मैं एंटर करूँगा और ये देखिए बिल्कुल वही हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये अपनी पुरानी जगह पर, यानी कि 0 पॉइंट पर वापस आ गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड पर 4 यूनिट्स के फासले पर मूव करवाया जाए। तो चैनल बॉक्स में मैं अब वैल्यू एंटर करूँगा -4, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग राइट साइड पर जाते हैं तो हम पॉजिटिव एक्स में मूव करते हैं और जब लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं तो नेगेटिव एक्स में। लिहाजा जब एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग हमेशा नेगेटिव का साइन डालेंगे। तो -4 की वैल्यू मैंने टाइप की और अब मैं एंटर करूँगा और एक मरतबा फिर वैसे हुआ कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी ये ऑब्जेक्ट अपने 0 पॉइंट से 4 यूनिट्स के फासले पर पहुँच चुका है। बाय द वे, आप अपने ऑब्जेक्ट को इन एरोज़ और चैनल बॉक्स के कम्बिनेशन के ज़रिए भी प्रिसाइसली मूव, रोटेट और स्केल करवा सकते हैं, और वो इस तरह से कि आप अपने गिज़्मो के किसी पॉइंट को पकड़ें और यहाँ अपने चैनल बॉक्स पर नज़र डालें और इसको एन उस पॉइंट पर ले आएँ जहाँ पर आप लाना चाहते हैं, और जैसे ही यहाँ चैनल बॉक्स में वो वाली वैल्यू आ जाए तो आप अपने ऑब्जेक्ट को वहीं पर छोड़ दें। जैसे कि आप ख़ुद देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ ट्राई की थी, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वो वाली वैल्यू नहीं आ रही हाथ से मूव करने की वजह से। यानी कि हाथ से मूव करना, उस पॉइंट पर लेके आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लिहाजा हम सीधी सीधी यहाँ पर वो वाली वैल्यू एंटर कर देते हैं।
और अब ये बिल्कुल उस पॉइंट पर आ गया है जहाँ पर हम इसको लाना चाह रहे थे। इन बाकी के चैनल्स को भी हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखेंगे और पहले देखते हैं ट्रांसलेट वाई को। तो ट्रांसलेट वाई में मैं अगर कोई सी भी वैल्यू एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पर 2, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट वैसे तो वाई में 2 यूनिट्स मूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू में क्योंकि हमें सामने की तरफ ग्रिड नहीं नज़र आ रहा, इसलिए पहले की तरह सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रंट वाले कैमरा से देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रिसाइसली 2 यूनिट्स ऊपर मूव हो चुका है। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं तो ये 2 यूनिट्स नेगेटिव वाई में यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको जी में मूव करवा के देखते हैं, और अगर मिसाल के तौर पर हम इसको जी में 3 यूनिट्स मूव करवाते हैं तो ये देखिए ये पॉजिटिव जी में 3 यूनिट्स मूव हो गया है, और इसको अगर हम नेगेटिव जी में लेके जाते हैं तो ये 3 यूनिट्स नेगेटिव जी में मूव हो गया है। इसको वापस लेके आते हैं और अब रोटेशन देखते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि रोटेशन किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होती कि जैसे मूवमेंट होती है, बल्कि उसके अराउंड होती है। तो हम इसको एक्स पर रोटेट करवाते हैं और पहले सिर्फ 15 डिग्री की रोटेशन देते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 15 डिग्री पॉजिटिव एक्स के ऊपर रोटेट हो गया है। और इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, इसको 30 डिग्री की रोटेशन देते हैं और ये मजीद रोटेट हो गया है। और अब इसको 60 डिग्रीज की रोटेशन देते हैं और आप देख रहे हैं कि ये और रोटेट हो गया है। और अब इसको 90 डिग्रीज की वैल्यू देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली अब 90 डिग्रीज़ के एंगल पर है। इसको वापस लेके आते हैं और अब इसको नेगेटिव एक्स की तरफ रोटेट करवाते हैं, और मैं इसको सीधी सीधी 90 डिग्रीज़ की रोटेशन दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर चला गया है। और इसको हम वापस लेके आए और अब हम इसको वाई के ऊपर रोटेट करवाएंगे, यानी कि जो ऊपर नीचे वाला एक्सेस है उसके इर्द गिर्द रोटेट करवाएंगे। और इसको भी मैं अब सीधा सीधा 90 डिग्रीज़ की रोटेशन की वैल्यू दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह 90 डिग्रीज़ के एंगल पर वाई में रोटेट हो गया है। और इसी को मैं अगर नेगेटिव कर देता हूँ तो ये दूसरी जानिब रोटेट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। इसको दोबारा अपनी जगह वापस लेके आते हैं और इसको जी पर रोटेट करवाते हैं 90 डिग्रीज़। ये इस तरह से इधर रोटेट हो गया है। और नेगेटिव 90 करते हैं तो ये इधर से इधर रोटेट हो गया है। और अब जैसे कि आपको याद होगा कि स्केलिंग भी किसी एक्सिस के अलोंग होती है, तो इसको मैं एक्स के अलोंग 4 यूनिट स्केल कर देता हूँ। ये देखिए ये प्रिसाइसली 4 यूनिट्स के स्केल पर साइज़ हुआ है। 2 यूनिट्स इस तरफ 1 और 2, और 2 यूनिट्स इस तरफ 1 और 2। इसको मैं अपनी वैल्यू पर वापस लेके आया जो कि कम से कम 1 होनी चाहिए, और इसको अब हम वाई पर 4 यूनिट स्केल करवाते हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू में क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि ग्रिड हमें सिर्फ फर्श के ऊपर नज़र आता है, इन ऑब्जेक्ट्स के पीछे नहीं, तो इसको हम लोग फ्रंट वाले कैमरा में जाके देखते हैं और यहाँ पर हमें सही अंदाज़ा होगा कि ये एग्जैक्टली 4 यूनिट्स, 2 यूनिट्स इधर और 2 यूनिट्स इधर, यानी कि ये बिल्कुल 4 यूनिट्स पर स्केल हुआ है। तो इसे अब हम दोबारा अपने डिफ़ॉल्ट स्केल पर लेके जाएंगे और इसको अब जी में स्केल करके देखते हैं। जी में इसको 4 डिग्री स्केल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डिग्रीज इधर और 2 डिग्रीज इधर, एग्जैक्टली ये 4 डिग्री स्केल हुआ है। चैनल बॉक्स के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को मूव, रोटेट और स्केल करवाने का एक तरीका और भी है, और वो है चैनल के नाम पर क्लिक करना और अपनी व्यू पोर्ट में मिडल क्लिक और ड्रैग करना। इसी तरह इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी गिवन एंगल पे। अब हम वाई पे कर रहे हैं और अब जी पे। इसी तरह इसको स्केल भी कर सकते हैं किसी भी एक्सेस के अलोंग। चैनल बॉक्स में मूवमेंट, रोटेशन और स्केल के चैनल्स के अलावा एक विजिबिलिटी का चैनल भी होता है। आप अपने सीन में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर उसकी विजिबिलिटी की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, और अगर आप 1 की वैल्यू टाइप करके एंटर करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट दोबारा से विजिबल हो जाता है। इसी तरह आप विजिबिलिटी के चैनल का नाम सेलेक्ट करके अगर अपनी व्यू पोर्ट में मिडल क्लिक ड्रैग करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल बॉक्स में अपनी मर्ज़ी के चैनल्स क्रिएट करके उनमें किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक तो उसकी ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू 0 होती हैं और स्केल की वैल्यू 1 होती है, और उसके अलावा यहाँ नीचे हमें उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं जो कि यहाँ इनपुट्स के अंडर पाई जाती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक ज़्यादातर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट्स यानी उसकी पैमाइशों और उसके ऊपर मौजूद इन लाइंस के साथ होता है।
चैनल बॉक्स में जब हम इन प्रॉपर्टीज से नीचे नज़र डालते हैं तो हमें लेयर्स पैनल नज़र आता है। लेयर्स पैनल को इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में बहुत तफसील से देखेंगे। तो जनाब ये तो था चैनल बॉक्स का कॉन्सेप्ट और उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुस्तकबिल की तमाम वीडियोस बराह रास्त आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुफ्त इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।